दोस्तों, हिंदी में वर्णमाला के अंतर्गत हम अब पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण हम सबसे पहले तीन प्रकार से करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं? अग्रस्वर की परिभाषा क्या होती है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला हिस्सा ऊपर उठता है, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण करने में जिह्वा का अगला हिस्सा ऊपर उठता है, उनको हम अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर में निम्नलिखित स्वर आते हैं, जैसे देखिए चार्ट में दिया है, बड़ी ई, छोटी ई, ए और ऐ, यानी बड़ी ई, छोटी ई, ए और ऐ। इनका उच्चारण करते समय जब हम बड़ी ई, ए और ए का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का अगला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। इसी कारण से इन स्वरों को अग्रस्वर कहते हैं। इसके बाद है मध्यस्वर। मध्यस्वर की परिभाषा यह कहती है कि जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा का बीच का अर्थात मध्य का हिस्सा ऊपर उठता है, ऐसे स्वर को हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में केवल एक ही स्वर है आ। केवल एक ही स्वर मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो आ का उच्चारण करते वक्त हमारी जिह्वा का मध्य का जो हिस्सा है वह ऊपर उठता है। इस कारण हम मध्य स्वर में आ को रखते हैं, अर्थात मध्य स्वर क्या है? आ। अब हम बात करते हैं पश्च स्वर की। पश्च स्वर अर्थात ये ऐसे स्वर होते हैं, इन स्वरों का उच्चारण जब हम करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय जो जिह्वा का जो पिछला हिस्सा है, जिह्वा का सबसे पीछे का जो भाग है, वह भाग ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। अर्थात जिह्वा का जब पिछला वाला हिस्सा ऊपर उठता है उच्चारण में, तो ऐसे स्वरों को हम पश्च स्वर कहते हैं। तो इनमें पश्च स्वरों में क्या है? बड़ा आ है, और बड़ा आ के बाद क्या है? ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, ओ के बाद आओ है, आओ के बाद आ है। आगत वाला आ, यानी 3 3 6 ऐसे स्वर हैं जो पश्च स्वर हैं। मध्य स्वर कितने हैं? 1 है, और ये अग्र स्वर कितने हैं? 4 हैं। यानी अग्र स्वरों की संख्या 4 हो गई, मध्य स्वर की संख्या 1 हो गई, और पश्च स्वर की संख्या 6 हो गई। 6 1 7 4 11, अर्थात कुल स्वरों की संख्या फिर 11 हो गई। कुल स्वरों की संख्या 11 हो गई। इसके बाद है दोस्तों मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अर्थात जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह खोला जाता है। मुंह खोल करके स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुंह का कितनी मात्रा में खुलता है, मुंह की मात्रा के आधार पर, मुंह खोलने की मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जब मुंह खोलने की मात्रा के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं समृत स्थिति, अर्थात समृत स्वर भी इन्हें कहते हैं
समृत स्थिति भी कहते हैं, समृत स्वर। समृत स्वर किसे कहते हैं? समृत स्वर की यदि हम परिभाषा में जाएंगे तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय सबसे कम मात्रा में मुंह को खोलना पड़ता है, ऐसे स्वरों को समृत स्वर कहते हैं। मतलब समृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह हमारा सबसे कम मात्रा में खुलता है, सबसे कम मात्रा में खुलता है। सबसे कम मात्रा में खुलता है। अब इसके उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उदाहरण में जैसे बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। बड़ी ई ना, बड़ी ई से हम क्या समझें? ईख। बड़ा ऊ से हम क्या? ऊख भी समझ सकते हैं। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ईख और ऊख, यानी जो समृत है, समृत में मुंह को सबसे कम खोलना पड़ेगा। ई और ऊ, हम जब ई ऊ कहते हैं तो मुंह हमारा ऐसे फैल जाता है, और इसी को हम कहते हैं समृत स्वर। अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते वक्त हमको क्या करना होता है? हमें सबसे कम मात्रा में मुंह खोलना होता है, या जिनका उच्चारण करते वक्त हमें कम मात्रा में मुंह खोलना पड़े। उसके बाद है अर्ध समृत। अर्ध समृत स्वर किसे कहते हैं? अर्ध समृत, अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं इनका उच्चारण करते वक्त हमको समृत स्वर की अपेक्षा अधिक मुंह खोलना पड़ता है। समृत स्वरों की अपेक्षा अधिक मुंह खोलना पड़ता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? अर्ध समृत स्वर कहते हैं। अब अर्ध समृत स्वर में कौन कौन से हैं? छोटी ई और छोटा ऊ। अर्ध समृत में कौन कौन आते हैं? छोटी ई और छोटा ऊ अर्ध समृत स्वर कहे जाते हैं। एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध समृत स्वर का उदाहरण है? अर्ध समृत स्वर का उदाहरण बताइए। तो आप इन दोनों में से एक चूज कर लेते हैं, उसमें गोला कर देते हैं। उसके बाद है हमारा अर्ध विवृत। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर में क्या होता है? अर्ध विवृत स्वर में अर्ध समृत स्वर की अपेक्षा अधिक मुंह खोलना पड़ता है उच्चारण करते समय, और विवृत स्वरों की अपेक्षा कम मुंह खोलना पड़ता है। अर्ध समृत स्वर की अपेक्षा अधिक और विवृत स्वरों की अपेक्षा अधिक मुंह खोलना पड़ता है, तो ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर। और जैसे जैसे अर्ध विवृत में देखिए ए है, आ है, ओ है और आ, यानी ए, आ, ओ और आगत वाला आ। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके थोड़ा सा मिटाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विवृत की। विवृत स्वरों में हमको क्या करना होता है? सबसे अधिक मुंह खोलना पड़ता है उच्चारण करते समय। स्वरों का उच्चारण करते समय हमें सबसे अधिक मुंह खोलना पड़ता है। तो जब सबसे अधिक मुंह खोलना पड़ता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें सबसे अधिक मुंह खोलना पड़ता है, ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? ए और आ और आओ। तो ऐसे स्वरों को हम विवृत स्वर कहते हैं। अब हमारी जो इसकी तीसरी जो कंडीशन है वो ये है
थोड़ा सा हम इसे मिटा लेते हैं। इसके बाद है मुख की गोलाकार अगोलाकार स्थिति के अनुसार। मुख की गोलाकार अगोलाकार स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जब गोलाकार अगोलाकार स्थिति के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो हम इनको दो भागों में बांटते हैं, एक अवृत्ताकार और दूसरा वृत्ताकार। यानी एक हो गया अवृत्ताकार और दूसरा हो गया वृत्ताकार। अवृत्ताकार और वृत्ताकार। अब अवृत्ताकार क्या होता है? अवृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर कहे जाते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठों की स्थिति गोल नहीं होती है। हमारे होठों तथा मुंह की स्थिति गोल नहीं होती है, बल्कि हमारे होंठ क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। अवृत्ताकार की स्थिति में हमारे होंठ क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। तो जब हमारे होंठ फैले हुए होते हैं तो उनको हम अवृत्ताकार स्थिति कहते हैं। और वृत्ताकार स्थिति में क्या होता है दोस्तों? वृत्ताकार स्थिति में जब हम ऐसे स्वरों का उच्चारण करते हैं तब हमारे होंठ क्या होते हैं? उच्चारण करते वक्त एकदम गोल हो जाते हैं। उच्चारण करते वक्त हमारे होंठ एकदम गोल हो जाते हैं। अवृत्ताकार में अगर हम बात करें, अवृत्ताकार की अगर हम बात करें तो अवृत्ताकार अवृत्ताकार का जो उदाहरण होगा, छोटा आ और बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए, आए। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए, आए। और वृत्ताकार का उदाहरण होगा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ठीक है। तो वृत्ताकार का उदाहरण ये हो गया। वृत्ताकार का ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, और अवृत्ताकार का आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए। वृत्ताकार में आगत वाला आ भी होगा। तो अब अगर हम देखें तो वृत्ताकार स्थिति में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ए, ऐ, और वृत्ताकार में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आगत का आगत स्वर वाला आ। दोस्तों यहीं पर हम अपने वीडियो का समापन करते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम इसी के आगे पहुँचेंगे। आप लोग वीडियो को देखिए और मेरे साथ अच्छे से हिंदी पढ़ने के लिए टॉपिक वाइज एक एक चीज़ पढ़ने के लिए आप एक नोट्स बना लें और नोट्स बना के नोट करते जाएं, समझ समझ के लिखते जाएं। दोस्तों समझने का तरीका यह है कि एक बार आप वीडियो को देखें, एक बार आप वीडियो को देख के पूरा समझ लें, उसके बाद दूसरी बार आप नोट्स बनाते हुए उसको लिखते जाएं।
इस तरह में जब आप 2 बार देखेंगे तो आपको एकदम इसका पूरा दृश्य आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा और दोस्तों ये आपको याद हो जाएगा। ऐसा करने से ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, ऐसा करने से बहुत ही जल्द आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी से प्रत्येक परीक्षा में वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य होता है। और यहाँ ख़ास तौर पर प्रतियोगी छात्र गलतियाँ भी बहुत करते हैं, क्योंकि इसको बहुत ही सामान्य समझ के प्रतियोगी छात्र इसको हल्का समझने की गलती करते हैं और यहीं पर एग्ज़ाम हॉल में गलती हो जाती है। इसलिए दोस्तों आप लोग ऐसी गलती ना करें और इसी तरह पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।